हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे सार्वजनिक व्यय के प्रभाव। अभी तक हमने देखा था कि सार्वजनिक व्यय का अर्थ क्या है, सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार किया है और सार्वजनिक व्यय को किन नियमों के तहत सरकारी अधिकारियों को खर्च करना चाहिए जिससे समाज को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। और आज हम बात कर रहे हैं कि जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो उससे समाज को क्या लाभ प्राप्त होता है या उस सार्वजनिक व्यय का प्रभाव क्या पड़ता है। तो आज हम लेंगे इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय के प्रभावों को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला, सार्वजनिक व्यय करती है सरकार तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, उसका वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा, इनके अलावा और क्या प्रभाव पड़ते हैं, जैसे आर्थिक स्थायित्व है, आर्थिक विकास है, रोजगार है, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब चीजों को हम इसमें शामिल करेंगे। तो हमारे जो सिलेबस में है वो उत्पादन और वितरण, कि उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय का क्या प्रभाव पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन पर या वितरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम लेते हैं सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव, कि जब जो प्रोडक्शन होता है, जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय के उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनको 3 शीर्षकों में बांट दिया। पहला है काम करने व बचत करने की क्षमता पर या योग्यता पर प्रभाव। काम करने, बचत करने और निवेश करने की क्षमता या योग्यता पर प्रभाव। दूसरा, काम करने, बचत करने और निवेश करने की इच्छा पर प्रभाव। और तीसरा है आर्थिक साधनों के हस्तांतरण, कि जो आर्थिक साधन है, हमारे सीमित जो साधन है, वो किस तरफ हस्तांतरित या स्थानांतरण कैसे होता है उनका। जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो वो पिछड़े क्षेत्रों से विकसित की तरफ जाते हैं या विकसित से पिछड़े क्षेत्रों की तरफ जाते हैं। तो इन 3 चीजों का हम इसमें अध्ययन करेंगे कि जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो उसका काम करने, बचत करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ता है और आर्थिक साधनों का स्थानांतरण या हस्तांतरण किस प्रकार होता है। अब सबसे पहले हम लेते हैं कि सार्वजनिक व्यय जब करती है सरकार तो उसका काम करने, बचत करने और निवेश करने की योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट्स ऑन एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। मतलब काम करेगा तो आय होगी, आय होगी तो बचत होगी, बचत होगी तो निवेश होगी। तो जितना ज्यादा काम करेगा, मतलब एबिलिटी जितनी, योग्यता जितना ज्यादा काम करने की होगी, बचत उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा बचत होगी निवेश उतना ही ज्यादा होगा। तो जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो उस किस तरह से उस पर काम करने की योग्यता पर प्रभाव पड़ता है, इसका हम देखते हैं। सार्वजनिक व्यय व्यक्तियों की कार्य करने की शक्ति को कई प्रकार से बढ़ा सकता है। यदि सरकार सार्वजनिक व्यय जो है ऐसी चीजों पर करे जिससे रोजगार बढ़े, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से निवेश बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब निवेश बढ़ेगा तो नए उद्योग धंधे खुलेंगे, नए उद्योग धंधे खुलेंगे तो फिर से रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो फिर से आय बढ़ेगी और इस तरह विकास की प्रक्रिया चलने लग जाएगी। अब कैसे सरकार इसको बढ़ा सकती है योग्यता को। तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, वृद्धावस्था पेंशन, बेकारी, बीमारी लाभ, भत्ते, वस्तुओं सेवाओं पर किया गया व्यय व्यक्तियों की क्रय शक्ति को बढ़ाता है, जिससे वे अधिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं और उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। ने कहा कि जब सरकार ऐसी चीजों पर खर्च करती है, जैसे यदि बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता, बीमारी के समय उसको बीमारी का लाभ या बीमारी भत्ता इस तरह देती है और इस तरह के समाज कल्याण के कार्यों पर खर्च करती है, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ती है और क्रय शक्ति बढ़ने के कारण वो ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करता है। जब व्यक्ति ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करता है, इसका मतलब उसका जीवन स्तर ऊंचा होता है और जीवन स्तर ऊंचा होने का मतलब है कि वो अधिक स्वस्थ है, अधिक शिक्षित है। और ऐसी स्थिति में जब ज्यादा शिक्षित होगा और ज्यादा स्वस्थ होगा तो उसकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, या यूं कहें कि पहले वो उसका जीवन स्तर नीचा था, उसे खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था तो पौष्टिक नहीं मिल रहा था और वो स्वच्छ वातावरण में नहीं रह रहा था। तो यदि सरकार ऐसी योजनाओं पर खर्चा करती है जिसके कारण व्यक्ति को पौष्टिक और स्वस्थ या पौष्टिक खाना मिलता है, स्वच्छ वातावरण में रहने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता या योग्यता है वो बढ़ जाएगी। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से राज्य क्या करता है, निर्धन व्यक्तियों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान कर सकता है,
जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा निर्धन और गरीब हैं, वो अपने लिए सामान, वस्तुएं, सेवाएं नहीं खरीद सकते, तो सरकार ऐसी समाज कल्याण की योजनाएं चलाए कि उनको इस तरह की वस्तुएं, सेवाएं जो आवश्यक हैं जीवन के लिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उनकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे जो लोग स्वयं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उनको निःशुल्क शिक्षा दे, स्वास्थ्य नहीं, अपना इलाज नहीं करा सकते, उनको मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा दे, घर नहीं खरीद सकते तो अपने उनके सस्ते आवास आदि की व्यवस्था करे, या तो निःशुल्क करे या उनको अनुदान या कम मूल्य देकर उसको उपलब्ध करवाए। तो ऐसी स्थिति में भी निर्धन व्यक्तियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी तो उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो निवेश में वृद्धि अवश्यंभावी है। अब सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार और क्या कर सकती है? परिवहन, संचार, सिंचाई, विद्युत आदि से संबंधित सेवाएं भी दे सकती है, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक तरफ तो लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ आधारभूत ढांचा जो है वो विकसित होगा। तो रोजगार मिलने के आधारभूत ढांचा यदि विकसित होता है तो वहां पर नए उद्योग धंधे खुलते हैं। तो एक तरफ तो जब सरकार आधारभूत ढांचे पर खर्च करेगी उसके कारण से रोजगार बढ़ेगा, और उस आधारभूत ढांचे के विकसित होने के बाद जो उद्योग धंधे वहां पर जाएंगे उसके कारण से भी लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों को का जीवन स्तर ऊंचा होगा, मतलब उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेंगे, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। जीवन स्तर ऊंचा होगा इसका मतलब वो ज्यादा स्वस्थ होंगे, ज्यादा शिक्षित होंगे, और उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी तो उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ने से निवेश बढ़ेगी। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि यदि सरकार ऐसे समाज कल्याण के कार्यों पर या ऐसी योजनाओं पर खर्चा करती है जिसके कारण से लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी शारीरिक और मानसिक जो क्षमता है वो बढ़ेगी, और इससे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो एक तरफ देश का विकास होगा और दूसरी तरफ लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ जाएगी, आय बढ़ने से बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ने से उनका निवेश बढ़ जाएगा। तो इस तरह से काम करने और बचत करने और निवेश करने की योग्यता पर प्रभाव पड़ेगा। अब इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्य करने और बचत करने की योग्यता के साथ साथ इच्छा में भी वृद्धि होना आवश्यक है, तभी उत्पादन बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। यदि मान लो सार्वजनिक व्यय, यदि सरकार ने अच्छे स्कूल खोल दिए, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी, स्वच्छ वातावरण दिया, सस्ते मकान दिए, लोगों की काम करने की योग्यता तो बढ़ गई, उनको ट्रेनिंग दी, उनकी कार्य कुशलता बढ़ी, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के मन में काम करने की इच्छा ही नहीं है तो चाहे कितनी भी सुविधाएं उसकी योग्यता को बढ़ा दें, वो ज्यादा काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यय जो है, शास्त्री कहते हैं दो प्रकार का होता है। एक ऐसा व्यय होता है जो वर्तमान में फायदा करता है, दूसरा व्यय जो होता है वो भविष्य में, मतलब ऐसी दीर्घकालीन योजनाओं पर सरकार खर्चा करती है जिसके कारण से भविष्य में लाभ होता है। तो ये कहते हैं कि जब सरकार वर्तमान संबंधी व्यय करती है, जैसे शिक्षा पर किया, स्वास्थ्य पर किया, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे यदि सरकार ने नकद सहायता न देकर वस्तुएं दी लोगों को, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में फायदा होता है। जैसे वर्तमान व्यय जो है व्यक्तियों के भोग के स्तर को बढ़ा देगा, उसके जीवन स्तर में वृद्धि होगी, और इससे क्या होगा, उसकी काम करने की क्षमता और योग्यता बढ़ती है। लेकिन यदि मान लो वो व्यक्ति इस व्यय से लोग बुरी आदतें पैदा कर ले, कि जो सरकार ने सहायता दी है, यदि नकद सहायता दी है उसको शराब पीने में, जुआ खेलने में, यदि इसमें खर्च कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उसके काम करने और उसकी इच्छा जो है वो काम करने की नहीं होगी। दूसरी तरफ इसको रोकने के लिए सरकार को क्या करना होगा? इसको रोकने के लिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि सरकार नकद सहायता न देकर वस्तुओं और सेवाओं के रूप में, यदि अनाज देना है तो पैसा न देकर अनाज दे दे, और कोई सर्विस देनी है जैसे निःशुल्क शिक्षा के लिए बच्चों की पुस्तकें फ्री में दे दे, तो इस तरह की व्यवस्था यदि सरकार करती है तो ऐसी स्थिति में बुरी आदतों पर, जो नकद सहायता सरकार दे रही थी उसके कारण जो पनपने वाली थी, वो यदि वस्तुओं और सेवाओं के रूप में देगी तो वो बुरी आदतें पैदा नहीं होंगी। दूसरा, यदि सरकार भविष्य संबंधी व्यय करती है, भविष्य में सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाले लाभों की जो आशा है वो कार्य करने, बचत और निवेश करने की इच्छा पर ज्यादा प्रभाव डालती है।
उदाहरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन, भविष्य निधि के लाभ, बीमारी व बेरोजगारी के विरुद्ध बीमे की सुविधा व्यक्ति को भविष्य के प्रति सुरक्षा और निश्चितता प्रदान करती है। अतः ये सुविधाएं उसके कार्य करने और बचत करने और निवेश करने की क्षमता या इच्छा में कमी कर सकती हैं। क्योंकि हम जब भी बचत करते हैं तो भविष्य को ध्यान में, कोई भी व्यक्ति यदि बचत करता है तो भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं या परेशानियां हैं या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वो सारी कार्य करता है। जितनी भी बचत करता है या ज्यादा काम करता है तो अपनी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वो सारे कार्य करता है। तो यदि उसे भविष्य के संबंध में वो निश्चित हो जाए, उसे ये पता चल जाए कि जब वो बुढ़ा हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, उससे काम नहीं होगा तो उसे वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। यदि वो बेरोजगार है तो उसे बेकारी भत्ता मिल जाएगा। यदि वो बीमार हो जाएगा तो उसे बीमारी का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से यदि उसके पास घर नहीं है तो सरकार उसको घर देगी। तो इस तरह से यदि वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, यदि उसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उसके बच्चों के लिए स्कूल की फीस नहीं है तो सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। तो इस तरह से यदि सरकार इस तरह की भविष्य के संबंध में व्यक्ति यदि निश्चित हो जाता है, उसे ये विश्वास हो जाता है कि भविष्य में यदि वो काम, बुढ़ापे में यदि वो काम नहीं भी करेगा तो भी सरकार उसकी हर तरह से मदद करेगी। तो ऐसी स्थिति में उसकी काम करने, बचत करने और निवेश करने की जो इच्छा है वो कम हो जाएगी। परंतु जब सरकार वर्तमान सेवाओं पर ही ज्यादा खर्चा करती है तो इससे व्यक्ति क्या होगा, ज्यादा स्वस्थ होगा, ज्यादा सुरक्षित रहेगा, तो उसे काम करने को मोटिवेशन या प्रोत्साहन मिलेगा और वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा बचत करेगा और ज्यादा निवेश करेगा। तो हम सारांश में ये कह सकते हैं कि यदि वर्तमान संबंधी सार्वजनिक व्यय करती है सरकार, सरकार ऐसी योजनाओं पर खर्चा करती है जिससे वर्तमान में फायदा मिलेगा, तो कार्य करने, बचत करने और निवेश करने की इच्छा जो है उस पर अच्छा प्रभाव, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति अपना जो जीवन स्तर है उसको और ऊंचा ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन भविष्य संबंधी सार्वजनिक में यदि सरकार ऐसी योजनाओं पर खर्चा करती है जो भविष्य में लाभ देंगी, मतलब यदि व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित हो जाता है तो सार्वजनिक व्यय जो है उसकी कार्य करने, बचत करने और निवेश करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तो यदि कार्य करने, बचत करने और निवेश करने की इच्छा को बढ़ाना है तो सरकार को वर्तमान पर ज्यादा खर्चा, वर्तमान से संबंधित जो योजनाएं हैं उन पर ज्यादा खर्चा करना चाहिए। जिससे क्या होगा, व्यक्ति ज्यादा कार्यकुशल होगा, ज्यादा निपुण होगा, ज्यादा स्वस्थ होगा और इस ऐसी स्थिति में वो ज्यादा कार्य करेगा। और जब उसका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा तो उस जीवन स्तर को और ऊपर ले जाने की वो कोशिश करेगा और इस तरह से वो और ज्यादा कार्य करके, बचत करके निवेश करने का काम करेगा। तो ये हुआ कार्य करने, बचत करने और निवेश करने की इच्छा पर प्रभाव। अब तीसरा आता है कि आर्थिक साधनों के हस्तांतरण, कि जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो उसके कारण से जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, आर्थिक साधन है, उनका हस्तांतरण किस तरफ हो रहा है, उनके हस्तांतरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो किधर एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, वर्तमान से भविष्य की तरफ, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष किस तरफ उनका स्थानांतरण हो रहा है। तो सार्वजनिक व्यय का प्रभाव आर्थिक साधनों के उपयोग पर भी पड़ता है जिससे उत्पादन की क्रिया प्रभावित होती है। सार्वजनिक व्यय से आर्थिक साधनों का हस्तांतरण एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में किया जा सकता है। यदि मान लो सार्वजनिक व्यय के कारण एक जगह पर पिछड़ा हुआ क्षेत्र था लेकिन सरकार ने वहां पर आधारभूत ढांचे का विकास कर दिया तो उस तरफ साधन स्थानांतरित हो सकते हैं। और यदि मान लो एक क्षेत्र बहुत पिछड़ा है तो उस तरफ स्थानांतरित नहीं होंगे। तो इनको तीन तरह से हम लेंगे कि सार्वजनिक व्यय के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन सा स्थानांतरण हो रहा है, वर्तमान से भविष्य में स्थानांतरित हो रहे हैं, या एक स्थान से दूसरे तरफ किस तरह आर्थिक साधन जो है वो हस्तांतरित हो रहे हैं। अब पहले लेते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्थानांतरण। प्रत्यक्ष स्थानांतरण का अर्थ होता है कि राज्य स्वयं व्यक्तियों की बचत का उपयोग करता है जिससे समाज कल्याण के कार्यों का संचालन किया जा सके, जैसे जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई के साधन, सड़क यातायात, पुलिस, न्याय प्रशासन जो है, इन पर सरकार क्या करती है, स्वयं जो है खर्चा करती है। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष स्थानांतरण, की जिसमें सरकार स्वयं व्यक्तियों से बचत लेती है और उसको समाज कल्याण के कार्यों पर खर्च करती है। अप्रत्यक्ष स्थानांतरण में सरकार क्या करती है, साधनों का स्वयं उपयोग नहीं करती बल्कि नागरिकों में ये रुचि पैदा करती है कि वे साधनों का दूसरे ढंग से प्रयोग करें, मतलब ज्यादा अनुकूलतम या ज्यादा लाभ वाले स्थान की तरफ उनका प्रयोग करें। अर्थात इसमें व्यक्तियों के व्यय करने का ढंग बदला जाता है जिससे दुर्लभ साधनों का अपव्यय ना हो।
जैसे सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि कर दे, तो इससे क्या होगा, किसान जो है इन साधनों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाएंगे। वर्तमान में सरकार जो भी कौशल विकास की योजनाओं में निवेश करती है, इससे क्या होगा, कौशल विकास होगा और लोगों को ज्यादा स्वरोजगार करने की प्रेरणा मिलेगी। तो प्रत्यक्ष स्थानांतरण में तो सरकार क्या करती है, स्वयं लोगों से बचत लेती है और उसके आधार पर उनको समाज कल्याण कार्यों पर खर्च करती है या उनको सुविधाएं प्रदान करती है। अप्रत्यक्ष स्थानांतरण में सरकार इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है जिससे लोगों में, नागरिकों में ये रुचि पैदा हो कि वो अपने पैसे को उस तरफ स्थानांतरित करें या उसमें निवेश करें। जैसे सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विकास कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं, किसान हैं, वो ज्यादा उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे। यदि सरकार कौशल विकास की योजनाओं में ज्यादा निवेश कर रही है, तो लोग जो है, जो युवा है, वो ज्यादा कौशल विकास का विकास होगा उनमें और वो स्वरोजगार की तरफ, सरकारी नौकरी की तरफ प्रेरित ना होकर स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लेते हैं सार्वजनिक व्यय का वर्तमान से भविष्य में स्थानांतरण। जैसे हमने पहले लिया कि सार्वजनिक व्यय जो है, सरकार वर्तमान से संबंधित योजनाओं पर भी खर्चा करती है, ऐसी योजनाओं पर खर्चा जिससे वर्तमान में व्यक्ति को फायदा मिलता है। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बेकारी, बीमारी लाभ, ये जो उसको भविष्य में लाभ पहुंचाती है। तो सार्वजनिक व्यय जो है आर्थिक संसाधनों को वर्तमान तथा भविष्य दो दो भागों में बांट देता है कि कुछ तो सार्वजनिक व्यय सरकार को वर्तमान सेवाओं पर करना पड़ता है और कुछ भविष्य संबंधित सेवाओं पर करना पड़ता है। सरकार के कुछ व्यय इस प्रकार के होते हैं कि व्यक्तियों को भविष्य के लिए अपने साधनों को बचा कर रखना पड़ता है, जैसे बेकारी, स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, कुछ उसको वर्तमान में खर्च करने पड़ते हैं। पूंजीवादी समाज जो होता है वो भविष्य का ध्यान कम रखता है, परंतु राज्य जो है वो भावी पीढ़ी का संरक्षक होता है। अतः वे सिंचाई, बिजली, परिवहन, संचार अर्थात आधारभूत ढांचे पर भारी मात्रा में निवेश करता है। यद्यपि इन योजनाओं से तुरंत कोई लाभ नहीं मिलता, परंतु भविष्य में इससे आय, उत्पादन, रोजगार, निवेश आदि में वृद्धि होती है। तो जब सरकार ऐसी योजनाओं पर खर्चा करती है, मतलब आधारभूत ढांचे से संबंधित योजनाएं जो हैं, जैसे सिंचाई, बिजली, परिवहन, संचार, इस पर जब निवेश करती है, तो इन योजनाओं का लाभ जो है वर्तमान में न मिलकर लोगों को भविष्य में इसका लाभ मिलता है। इससे आय बढ़ती है, भविष्य में उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, निवेश में वृद्धि होती है। वर्तमान की तुलना में भविष्य की योजनाओं पर व्यय करके सरकार क्या कर सकती है, उत्पादन करने की योग्यता और क्षमता में वृद्धि कर सकती है। तो अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, यदि सरकार वर्तमान की तुलना में भविष्य की योजनाओं पर खर्चा करे, तो इससे सरकार के उत्पादन करने की योग्यता और क्षमता में वृद्धि हो सकती है, व्यक्ति की कार्य करने की योग्यता और क्षमता में वृद्धि हो सकती है। अब आते हैं कि सार्वजनिक व्यय के कारण जो हमारे आर्थिक साधन है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ कैसे हस्तांतरित होते हैं। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार विकसित क्षेत्रों की तुलना में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए करों में अनेक प्रकार की रियायतें अनुदान दे सकती है, जिससे इन क्षेत्रों में अधिक निवेश हो और ये क्षेत्र विकास की तरफ अग्रसर हो। तो यदि सरकार पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना चाहती है, तो सार्वजनिक व्यय के माध्यम से वो क्या कर सकती है, या तो उन पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को विकसित करे, या वहां पर जो उद्योग धंधे खुल रहे हैं उनको करों में रियायत दे, जैसा कि सरकार करती है कि कुछ साल तक वो करों में रियायत देती है या उनको अनुदान दे देती है। तो ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में क्या होगा, जो निवेश है वो इन क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, निजी क्षेत्रों की तरफ निवेश बढ़ेगा और उनका पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ निवेश बढ़ेगा, उसमें निजी निवेशक भी करेंगे, सरकारी निवेशक भी करेंगे और इस तरह से इस क्षेत्र का, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें ज्यादा निवेश होगा और उनका विकास होगा। और यदि सरकार पिछड़े क्षेत्रों की तरफ ना करके विकसित क्षेत्रों की तरफ स्थानांतरित करना चाहती है, या मान लो कि एक क्षेत्र में ज्यादा उद्योग धंधे हैं तो दूसरे क्षेत्र में उनको शिफ्ट करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में उस तरफ सार्वजनिक व्यय कर सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सार्वजनिक व्यय द्वारा आर्थिक साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक उपयोग से दूसरे उपयोग में स्थानांतरित किया जा सकता है और इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। तो आर्थिक साधनों को जब सरकार एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करती है, मान लो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है,
वहां पर विकास करती है, तो इससे भी उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि उस पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, और ऐसी स्थिति में एक तरफ लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और दूसरी तरफ उद्योग धंधों का विकास होगा। इसी तरह सरकार एक उपयोग से दूसरे उपयोग में स्थानांतरित करती है तो भी उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इसको निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव के संबंध में प्रोफेसर डाल्टन ने कहा है कि उत्पादन के दृष्टिकोण से सार्वजनिक व्यय के वे प्रकार समाज के लिए अच्छे माने जाते हैं जो यदि आवश्यक धन को निजी हाथों में छोड़ दिया जाए तो उसकी तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन शक्ति में अधिक वृद्धि करते हैं। मतलब यदि सरकार उन क्षेत्रों को निजी हाथ में छोड़ देती तो उसकी बजाय यदि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार उसको काम में ले रही है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि हो रही है निजी क्षेत्र की तुलना में। तो ऐसे सार्वजनिक व्यय को प्रोफेसर डाल्टन कहते हैं कि वो सार्वजनिक व्यय जो है अच्छा माना जाएगा, समाज के लिए वो अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हमने लिया कि सबसे पहला सार्वजनिक व्यय या समाज कल्याण की योजनाओं पर सरकार खर्चा करती है, उससे काम करने, बचत करने, निवेश करने की योग्यता या क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, सार्वजनिक व्यय के कारण व्यक्ति के कार्य करने, बचत करने, निवेश करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इस सार्वजनिक व्यय के कारण आर्थिक साधनों का हस्तांतरण किस तरफ होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ, या एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, या एक उद्योग से दूसरे उद्योग की तरफ, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ हमारा, ऐसी स्थिति में सार्वजनिक व्यय जो है अच्छा माना जाएगा यदि उसके कारण से उत्पादन में वृद्धि हो रही है, लोगों की आय बढ़ रही है, बचत और निवेश करने की क्षमता और योग्यता बढ़ रही है, तो उस सार्वजनिक व्यय को हम अच्छा मानेंगे। थैंक यू।